नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी टेट 2023 की परीक्षा देना चाहते हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसमें मैं आपको पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कराऊंगी, जिसमें 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और रिवीज़न करते हैं तो आप निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैं डेली आपको एक पर्यावरण का वीडियो दूंगी, आप बस उसको पढ़िए और नोट्स मत बनाइए। टेलीग्राम पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको डेली रिवीजन करते रहिए। मैं गारंटी लेती हूँ 30 में से 30 मार्क्स आपके यूपी टेट में कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने सारी वीडियो का अध्ययन अच्छे से कर लिया, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद हिंदी दूसरा विषय ऐसा है जिसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी रह गई संस्कृत, इंग्लिश और मैथ्स। इनमें आप कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती है, कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है। ये 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारिस्थितिकी शब्द के जनक माने जाते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के जनक अलग हैं और पारिस्थितिकी के जनक अलग हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो हैं वो पारिस्थितिकी के जनक हैं। और पारिस्थितिकी शब्द के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो अर्नेस्टी ई हैकल जो हैं, कभी कहीं कहीं पर इनका नाम अर्नेस्टी भी लिखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1959 में इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, उसमें सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 2, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं वो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। अगर बात करें पृथ्वी के सबसे छोटे परितंत्र की, तो जो जल की बूंद होती है वो नैनो परितंत्र में आती है और वो पृथ्वी की सबसे छोटे परितंत्र में मानी जाती है। अगर चींटी की बात करते हैं तो चींटी को किस क्रम में रखा जाएगा, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या उत्पादक, तो ये सभी होते हैं। इनमें हम चींटी को उपभोक्ता में रखते हैं, क्योंकि चींटी जो है वो कई बार पत्तियां और ये भी खा लेती है, जिससे उसको सेल्यूलोज मिलता है और उसे ऊर्जा मिलती है। और अपघटनकर्ता के रूप में भी चींटी को जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी को आप किस में रखेंगे, उसमें उपभोक्ता हटा देंगे और अपघटनकर्ता रख देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए मृत जीवों के शरीर को अपघटित करके, मतलब तोड़ तोड़ के ये उसका अवशोषण करती हैं, खाती हैं, इसलिए इनको अपघटनकर्ता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौवा, चील और बाज को प्रकृति का मेहतर कहते हैं। मेहतर माने सफाई कर्मी। तो इन तीनों को प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मरे जानवरों को और कहीं खाने के टुकड़े पड़े हैं या साफ सफाई करते रहते हैं, कहीं भी कुछ पड़ा है तो ये खा लेते हैं उठा के, और जानवरों को भी ये खा लेते हैं, मरे हुए जानवर पड़े होते हैं तो ये उठा के खा लेते हैं। तो इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि केचुआ और सांप को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ भी बिल बनाता है, फिर बाहर निकलता है मिट्टी से, फिर बिल बनाता है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। और सांप भी यही काम करते हैं, सांप भी बिल बना के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो आयोडीन है वो समुद्री शैवाल में पाई जाती है। आप लोग कहते हैं ना समुद्र का पानी खारा होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये इतनी मात्रा में शैवाल पाए जाते हैं, और भी कई कारण हैं, लेकिन समुद्री शैवाल जो हैं वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत पूछता है कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है, तो लिंडेमान ने 1942 में 10% ऊर्जा का नियम दिया था। लिंडेमान का कहीं कहीं लिंडर भी करके नाम लिखा होता है, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा बनता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने बताया कि 10% ऊर्जा का नियम जो लिंडनमान ने दिया है, वो कैसे आप लोग जानेंगे कि कैसे 10% ऊर्जा, तो मान लीजिए ये मैंने सारे पिरामिड के भाग बना दिए। ये हो गया आपका उत्पादक, ये हो गया उपभोक्ता, ये प्रथम शाकाहारी और ये द्वितीय शाकाहारी और ये उच्च कोटि के शाकाहारी जिनको कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए
ये जो उत्पादन करता है इसने 1000 कैलोरी का उत्पादन किया मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये नेक्स्ट लेवल में भेजेगा वो कितनी भेजेगा, 100 kg यानी 10%। यही मैंने बताया ना कि 10% ऊर्जा का नियम, इसने अपना 10%वां भाग इसको दिया। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ जाएगा 10 kg और लास्ट में आएगा 1 kg, ठीक है। यही है ऊर्जा का नियम कि दूसरे लेवल में जाने पर सिर्फ 10% की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करता है सर्वाहारी। सबसे ज़्यादा पोषण किसको मिलेगा, जो साग सब्जी भी खा रहा है, जो मांस मच्छी भी खा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो सर्वाहारी, वो सभी चीज़ें खा रहा है, वो सेल्यूलोज की बनी चीज़ें भी खा रहा है। इसका मतलब पालक और मेथी ये सब, इसमें सब में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, वो भी खा रहा है और मांस पास भी खा रहा है, तो वो सबसे सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, उसको कहते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक बात आप ध्यान रखिए, आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य की उसमें होता है और पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियां आपकी हरी होती हैं, उसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण पत्तियां भोजन बनाती हैं, जिससे पूरे पौधे को भोजन प्राप्त होता है। और भोजन बनाने के लिए प्रकाश में कई 7 प्रकार के प्रकाश होते हैं सूर्य की रोशनी में, लेकिन भोजन केवल लाल और बैंगनी 2 ही प्रकाश को अवशोषित करती हैं पत्तियां, ठीक है। लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती, वहीं बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे न्यून होती, मतलब सबसे कम गति से होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस ताप में होती है, कितने ताप पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो 30 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पौधे में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोजन का अधिग्रहण होता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम एक ऊतक होता है जो पौधों में पाया जाता है। ये मान लीजिए ये पत्ती है, इसने भोजन बनाया, फ्लोएम क्या करेगा, उससे भोजन लेगा और यहाँ जड़ों तक भी पहुँचाएगा, यहाँ शाखाओं तक भी पहुँचाएगा, ठीक है। इन सब तक पहुँचाने का काम करता है भोजन को फ्लोएम। इसका काम है पत्तियों द्वारा बने भोजन को पेड़ के या पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फ्लोएम और जाइलम पौधे के भाग होते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पौधे में जो भोजन बनता है उसी का अधिग्रहण फ्लोएम के द्वारा होता है। और अगर पौधे में खनिज का अधिग्रहण करें, मान लीजिए ये जड़ें हैं और ये जड़ें ज़मीन से मिनरल्स, खनिज पदार्थ और पानी को अवशोषित करती है, लेकिन इसको पत्तियों तक भी तो पानी को पहुंचाना है, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है जाइलम। जाइलम करता है खनिज और पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से बने खाने को पौधों के सभी भाग में पहुंचाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पौधे का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है, तो पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है पुष्प, ये तो आपको भी पता होगा। पौधे का रसोई घर, जो भोजन बनाता है वही रसोई घर है, तो पत्ती पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा लौंग हमेशा कली से प्राप्त होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा पत्तियां पीली हो जाती हैं फिर झड़ जाती हैं, तो पीला रंग क्यों हो जाता है पत्तियों का, क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 केसर भारत में कहाँ पाया जाता है, तो केसर भारत में जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में केसर पाया जाता है। पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है, यूकेलिप्टिस को, या आपने कई बार सुना होगा लिप्टिस का पेड़, कई बार गांव में बोलते हैं लिप्टिस का पेड़, इसको सफ़ेदा का पेड़ भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको यूकेलिप्टिस आंसर नहीं दिया होगा, सफ़ेदा दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसको पर्यावरण का शत्रु इसलिए कहते हैं, इसको जहाँ पर भी लगा दिया जाता है ये ज़मीन का सारा जल अवशोषित कर लेता है, तो इसके आसपास जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सब मृत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सारा पानी जो ज़मीन का है वो यूकेलिप्टिस खींच लेता है, तो आसपास के पौधों को जब पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएंगे, इसीलिए यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का शत्रु वृक्ष कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई तालाब वाला में कई सारी बेल जैसी फैली फैली पड़ी होती, पान के पत्ते जैसी डिज़ाइन होती, उसको जलकुंभी कहते हैं। वो उसकी वजह से बंगाल में काफ़ी दिक्कत होती है, ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पाई जाती है, जिससे जब जाल जैसा फैल जाता है तो पानी इधर उधर बह नहीं पाता है, पानी एक जगह रुक जाता है, ऊपर हरी हरी काई जम जाती है, ना वो पानी पीने योग्य रह जाता है जानवरों के, और ना ही वो किसी इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि काई लिबलिबी हो जाती है। तो इसलिए इसको जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऊर्जा का अगर प्रमुख स्रोत की बात करें तो सबको पता है सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि सूर्य से सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मनुष्य हों, सभी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम लोगों को भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए सूर्य को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जीवों के द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो अगर आपने कभी सुना हो, अगर आपसे मैं पूछूं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपने सुना होगा होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, SAPIENS। ठीक है, ये दो नाम हो गए, होमो और सेपियंस। इसी को कहते हैं द्विनामकरण पद्धति। ये किसने दिया था अगर आपसे कोई पूछे, तो लीनियस ने दिया था। और ये किस आधार पे दिया था? तो ये जो होमो है ये वंश को डिनोट करता है, वंश के बारे में बताता है कि ये किस वंश से बिलोंग करता है, और ये जो सेपियंस है ये जाति को करता है कि ये किस जाति का है। ठीक है, यही है द्विनामकरण पद्धति, जिसको दिया था लीनियस ने, इसी को बोलते हैं द्विनामकरण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 26, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण क्या कहलाता है? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का जो संरक्षण है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं अपस्थानीय संरक्षण। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें कोई ट्रिक नहीं है, आप ये 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वपारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? स्वपारिस्थितिकी में जीवों की इकाई का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? बहुत पूछा जाता है। विश्व वन्य कोष बहुत पूछा जाता है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन है? तो पांडा है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनको ज़रूर याद रखिएगा। अगस्त्यमलाई बहुत पूछा जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगस्त्यमलाई जैवमंडल किस राज्य में पड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में ही पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शीतकाल में कहाँ पर साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? शीतकालीन जब समय होता है, जब शीत लहरें चलने लगती हैं, साइबेरिया में बहुत ठंडा पड़ता है, वहाँ पे बर्फ़ जमाने वाली ठंड पड़ने लगती है, तो सारस को जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए ये इतना लंबा सफ़र तय करके घाना पक्षी बिहार आते हैं, और यहाँ पर तब तक रुकते हैं जब तक सर्दियाँ थोड़ी कम ना हो जाए, क्योंकि ये सर्दियों में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। इसीलिए जब साइबेरिया में बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत बर्फ़ पड़ने लगती है, तो ये घाना पक्षी बिहार आके शरण लेते हैं, यहाँ रुकते हैं, और जब हल्का मौसम ठंडा ख़त्म हो जाता है तो ये वापस चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केबुल लामजाओ बोला जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका नाम है केबुल लामजाओ, और ये कहाँ है? ये मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 34, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जब से इसीलिए पर्यावरण अध्ययन को यूपी टेट में शामिल किया गया है कि पर्यावरण को संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, तो ये आप लोग भी समझ रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जिसके अंतर्गत ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई थी। आप सभी को पता है पृथ्वी में 5 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल में 5 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, इसमें जो ये है ओजोन परत ये कहाँ पाई जाती है? ये सेकंड नंबर पे संताप मंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। तो इसकी संरक्षण, क्योंकि कई 1-2 जगह ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं और उस छिद्र की वजह से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। तो कई बार यूपी टेट में पूछते हैं कि ओजोन परत के क्षरण से कौन सी डिसीज़ होने की संभावना बढ़ गई है? तो स्किन कैंसर। ध्यान रखिएगा, त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था और इसके लिए 1985 में वियना एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसमें ओजोन परत से संबंधित है। तो कभी कभी पूछते हैं वियना समझौता किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये पूरा याद रखिएगा, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो 2005 में प्रोटोकॉल संधि लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 में। ये बहुत पूछा जाता है ईयर कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और तब ये ब्राज़ील की राजधानी थी। अब ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, लेकिन तब ये ब्राज़ील की राजधानी थी और रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो कैलाश सांखला को कहा जाता है। इन्होंने 1950 के बाद टाइगर की संख्या में गिरावट हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया? उनको बचाने के लिए अभियान चलाया और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था? तो 1973 में लागू हुआ था, 1973। याद रखिएगा, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था और इसके निदेशक कौन बने थे? तो कैलाश सांखला ही इसके पहले निदेशक बने थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप कहेंगे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक हैं। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। इन्होंने गंगा डॉल्फिन के बचाव के लिए कई प्रयास किए थे और इन्होंने कई जागरूकता फैलाई कि डॉल्फिन को बचाना चाहिए और केंद्र सरकार ने इनकी जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए 2009 में, याद रखिएगा, 2009 में गांगेय डॉल्फिन यानी गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ये याद रखिएगा कि डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 42, चिपको आंदोलन भी काफ़ी पूछा जाता है। चिपको आंदोलन के जनदाता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। वैसे तो ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले से शुरू हुआ था, लेकिन जब ये हुआ था तो उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो आप क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर उत्तराखंड जवाब क्वेश्चन में दे रहा है तो आप उत्तराखंड टिक करिएगा। अगर उत्तराखंड नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश दे रहा है, तब आप उत्तर प्रदेश को टिक करिएगा। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में दे तो आप उत्तराखंड ही टिक करिएगा। अगर चमोली जिला ऑप्शन में देता है तो आप चमोली को टिक करिएगा। इसमें क्या हुआ था? इसमें वहाँ की जो नॉर्मल जो महिलाएं थीं वो सब पेड़ों से चिपक गई थी कि वो पेड़ नहीं काटने देंगे। अगर आप पेड़ काटोगे तो पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 43, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर को ही आपका 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है।
वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो ये थे 44 क्वेश्चंस आपके पर्यावरण अध्ययन के। ये वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट में आते हैं। आप चाहें तो आपको 2011 से लेकर अभी तक जितनी बार भी यूपी टेट हुआ है आप उनसे मिला लीजिएगा। नहीं आपको तो 10 क्वेश्चन तो इसी में से मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मैं धीरे धीरे और भी वीडियो बनाऊंगी। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।